प्यारे बच्चों, आज हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। नंबर 1, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। जैसे हम सुबह को अपना जो फेस दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार से समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें क्या है कि दर्पण के पीछे जहां मतलब वस्तु स्थित है, दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है। जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने, दर्पण के जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने वस्तु दर्पण के सामने दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होती है। तीसरी विशेषता है कि वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर। ठीक है। नंबर 3, वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर, अर्थात इसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण यानी कि ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हाथ शीशे में मतलब उल्टा, जो सीधा है वो उल्टा और जो उल्टा है वो सीधा पता लगेगा। इस तरह से जैसे यहाँ एक प्रतिबिंब हम देख सकते हैं बना करके, ये है समतल दर्पण और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। ये
ए बी, सीधी प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ेगी और ये सीधा जो है उतनी ही दूरी पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ए डैश बी डैश। इस प्रकार की स्थिति हमको प्राप्त होगी। ये यहाँ जिस तरह से इसको हम उधर बढ़ा देते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह की स्थिति हमको प्रतिबिंब की प्राप्त होगी। नंबर 4 है, यदि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए, नंबर 4, यदि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित, जब हम थीटा कोण से उसको घुमा देंगे तो परावर्तित किरण जो है, परावर्तित किरण दर्पण के घूमने की दिशा से 2 थीटा यानी कि डबल, ठीक है, दिशा से 2 थीटा कोण घूम जाती है, 2 थीटा कोण घूम जाती है। नंबर 5, अब यदि हम 2 समतल दर्पण लेते हैं आमने सामने से, उनको जो है थीटा एंगल से घुमा देते हैं, तब हमें क्या प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे? उसके लिए यदि 2 समतल दर्पणों को थीटा कोण पर यदि 2 समतल दर्पणों को थीटा कोण पर झुका दें, आपने देखा होगा जो नाई की दुकान होती है, जब बाल कटाने जाते हैं तो वहां पे 2 सामने सामने मिरर लगे होते हैं, एक ऐसे, वो इस तरह से झुके होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो और उनके मध्य झुका दें और उनके मध्य एक वस्तु रख दें और उनके मध्य एक वस्तु रख दें। अब उनके बीच में यदि एक वस्तु रख देते हैं तो प्रतिबिंब किस तरह के होंगे, ठीक है, तो दोनों दर्पणों के परावर्तन द्वारा, तो दोनों दर्पणों के परावर्तन द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या n, प्रतिबिंबों की संख्या n का मान थीटा के अग्र कोण पर निर्भर करेगा। अब ये किस प्रकार निर्भर करेगा, इसको अब अभी हम आगे ए और बी पॉइंट में देखेंगे। अब इसकी 2 पोजीशन हैं। ए, यदि पहली क्या होगी, या तो हम 2 तरह के मान प्राप्त होते हैं, या तो सम या विषम। तो पहला हम मान लेते कि यदि 360
360 बाई थीटा सम पूर्णांक हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 n इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1, ये आपके प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसी प्रकार से यदि बी पॉइंट, यदि 360 बाई थीटा विषम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक यानी कि इस बार सम नहीं है, विषम है, तब क्या अंतर आता है? तब इसमें भी हमारी दो स्थितियां बन सकती हैं। विषम पूर्णांक हो तब इसमें भी दो स्थिति होंगी। ए तो उसमें डाल दिया हमने, यहां पे फिर 1 कर लेते हैं, ठीक है 1। तो पहली कंडीशन क्या होगी? यदि वस्तु दोनों दर्पणों के अर्धक कोणों पर स्थित हो, यदि वस्तु दोनों कोणों के, दोनों दर्पणों के दोनों दर्पणों के अर्धक कोणों पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब की संख्या, तब प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो वही रहेगी जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा है, n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। अर्धक कोण में इसको हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक दर्पण ये है आपका और एक दर्पण इधर है, इनके बीच का ये थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इस प्रकार यहां वह वस्तु स्थित है, ये हमारी वस्तु हो गई। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें? यदि वस्तु असममित रूप से स्थित हो, मतलब कि इधर उधर है, आधे में नहीं है, अब की बार एंगल उसका थोड़ा चेंज है। यदि वस्तु असममित, 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 असममित रूप से स्थित हो, तब प्रतिबिंब कैसे होंगे पहले हम देख लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी एक चित्र द्वारा हम देख सकते हैं। ये एक चित्र है, ठीक है, ये एक दर्पण, एक ये हो गया, और इस तरह से यहां पे वस्तु है, ये मान लें एंगल अल्फा, ये बीटा, वो बिल्कुल बीच में था, ये थोड़ा अंतर पे है। तब जो फार्मूला होगा आपका n इक्वल टू 360 बाई थीटा, इसी से आपको प्रतिबिंबों की संख्या n जो है मिल जाएगी। अभी इसके 2 पॉइंट और हैं। चार पॉइंट, 5वां पॉइंट चल रहा था, उसी का ये ए बी और ये इसका सी पार्ट। इसमें क्या होगा?
यदि 360 अपॉन थीटा इक्वल टू n, इसकी वैल्यू मतलब पूर्णांक ना होकर भिन्न में आ गए। अब की बार क्या हुई, 360 बाई थीटा, इसकी वैल्यू जो भिन्न में आ गई, तब प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 360 बाई थीटा इक्वल टू n पूर्णांक ना होकर भिन्न रूप में है, तब क्या होगा, तब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो होगी n-1 के बाद वाला पूर्णांक। तब प्रतिबिंबों की संख्या n-1 के बाद वाला पूर्णांक, यानी कि उदाहरण ले लेते हैं इसका एक। मान लें थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है, तब n इक्वल टू 360 बाई 75 डिग्री, 75 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारे पास लगभग 4.8 आएगा, 4.8। ठीक है, तब n इक्वल टू 4.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3.8, यानी कि 4, n इक्वल टू 4 प्रतिबिंब। तब हम इस प्रकार से प्रतिबिंबों की संख्या को काउंट करेंगे। अब डी पॉइंट एक और है इसका लास्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो, कोई एंगल नहीं बन रहा, ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 0, तब प्रतिबिंब इसी फार्मूले के अनुसार यदि हम देखते हैं 0 रखेंगे यदि इस फार्मूले में, तो अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसकी जो मान है अनंत आता है, यानी कि n इक्वल टू 360 बाई 0 इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि n इक्वल टू अनंत, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषता है, और यदि हम दो दर्पणों को आमने सामने रखते हैं, समतल दर्पणों को, तो उनके द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वो कितने होंगे। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लासों में और इसकी आगे की जो प्रॉपर्टीज या लेंस वगैरह का आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।